आईटी कर दिया गया। यह सबसे बड़ा कार्य, एक चुनौतीपूर्ण कार्य भी था। दिसंबर तक की उसमें डेडलाइन दे करके एक समय सीमा निश्चित करके नक्सल मुक्त किया गया। और उसके बाद मुख्यमंत्री स्वयं बालाघाट में जाकर के आए और बालाघाट में उन पुलिस के हमारे कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिया, जिन लोगों ने या जिनके कारण से इस अभियान के अंदर सहयोग मिला। उसी के साथ में मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय और लिया है कि अगली कृषि कैबिनेट, एग्रीकल्चर यह कृषि का वर्ष है और अब तेज गति से बालाघाट क्षेत्र, पूरा जो नक्सल प्रभावित इलाके भी थे उनमें भी सारी कृषि की गतिविधियों में तेजी आए। उसके लिए कृषि कैबिनेट अगली बालाघाट में की जाएगी। आप सब लोगों को ज्ञात है कि कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री की वहाँ पर एक बड़ी नृशंस हत्या हुई थी, परंतु उसके बाद भी कांग्रेस ने कोई कड़े कदम नहीं उठाए थे, जबकि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के निर्देशन में बालाघाट को पूर्णतः नक्सल मुक्त करने में मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो पहल की गई है, यह एक बहुत बड़ा कदम है। और यह कैबिनेट बालाघाट क्षेत्र के समग्र विकास के अंदर एक नई भूमिका अदा करेगी। इसी के साथ में हम लोग लगातार देख रहे हैं मध्य प्रदेश में वन्य जीवों का संरक्षण बढ़ा है और हमारे यहाँ पर चीतों का परिवार भी बढ़ा है। इस बार चीतों का परिवार करीब करीब हमारे बीच में 2 शावकों का जन्म हुआ और उसी के साथ में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों का जन्म हुआ और अब मध्य प्रदेश में कुल चीते 24 हो गए हैं। चीतों की संख्या बढ़ना, उसी के साथ में वन्य जीव के साथ में पर्यटन की वृद्धि हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है और वन क्षेत्रों में पर्यटन की बहुत संभावना है और जिससे रोजगार की भी संभावना है। तो उसके अंदर भी हमारी वृद्धि हो रही है, क्योंकि सफ़ेद टाइगर भी इंदौर की जू के अंदर एक सफ़ेद टाइगर मिला है और इसके अलावा रीवा में भी हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री जी ने एक नई योजना को बनाने का भी निर्देशित भी किया है कि जहाँ पर जू बनते हैं जिनमें हमारे वन्य जीवों को रखा जाता है, उसी के साथ में रेस्क्यू सेंटर भी बनाया जाए, जहाँ पे जो घायल पशु हो जाते हैं उन पशुओं को ला करके उनका इलाज भी हो और फिर उन्हें स्वस्थ होने के लिए जू के अंदर रखे भी। यह कॉम्बिनेशन का नया प्रयोग मध्य प्रदेश में करने के बारे में मुख्यमंत्री जी की मंशा है। इसी के साथ में 2 रोज पूर्व ही इंदौर में दाल मिलों का एक 2 दिन का सेमिनार हुआ और उसके ऊपर दाल मिलों की जो नई मशीनें हैं उन मशीनों का प्रदर्शन भी हुआ। तो दुनिया के अंदर नई तकनीक के साथ में मशीनें आ रही है और दाल का तिलहन का मिशन मध्य प्रदेश में हम लागू कर रहे हैं। और उसमें तुअर के ऊपर जो पूर्व में इंपोर्ट पे हम छूट दे चुके हैं, कुछ मिलों की उड़द और बाकी चीज़ों के ऊपर मांग आई है, तो उस पर सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है कि मध्य प्रदेश का जो हमारा दाल दलहन का कार्य है वो तेजी से आगे बढ़े। इस सबसे जब हम देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश में माहौल बना है औद्योगिकरण का, उसी में वहाँ जितने भी मशीनों के अलग अलग व्यवसायी आए थे उन लोगों ने भी यह बात की तारीफ भी करी है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक नीति के कारण से एक अच्छा माहौल बना है और उनके मशीनों के अंदर पूछ परख भी बढ़ी है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये मध्य प्रदेश के विकास के अंदर एक बड़ा कार्य है। इस सीजन में जो कृषि वर्ष हमने यह घोषित किया है, इसी में सबसे महत्वपूर्ण धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों को बहुत राहत भी मिली है। 25-26 में 51.74 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उपार्जन मध्य प्रदेश में हुआ है
और समर्थन मूल्य 2369 रुपये निर्धारित था। पिछले सत्र के एमएसपी से यह 69 रुपये अधिक था और पिछले खरीफ सीजन में धान का समर्थन मूल्य 2300 रुपये ही था। तो यह जो 69 रुपये अधिक होने से और यह समर्थन मूल्य के ऊपर 43,52,905 मीट्रिक टन का उपार्जन किया गया और 8,59,000 किसानों के द्वारा धान का इसमें पंजीयन किया गया था। तो इस वर्ष इसके 1436 केंद्र स्थापित भी किए गए थे और इसी के क्रम में अब गेहूं का सीजन अब चालू होने वाला है। तो गेहूं के लिए उपार्जन में 7 फरवरी से 7 मार्च की तिथि निश्चित की गई है और 26-27 के लिए 2585 रुपये जो केंद्र सरकार के द्वारा एमएसपी घोषित किया गया है वह पिछले वर्ष से 160 रुपये ज़्यादा है। वह एमएसपी के ऊपर उपार्जन का भी निश्चित है। पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था है और किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्रय का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर आधार लिंक बैंक खातों से किया जाएगा। पिछले में भावांतर योजना हो या जितनी भी योजनाएं रही पुराने अतिवृष्टि के भी जो मामले थे उन सब में राज्य सरकार ने 15 दिन से 1 महीने के समय सीमा में सारा भुगतान किया है। तो इस बार गेहूं में भी हमारी ये व्यवस्था रहेगी कि हम जल्द से जल्द किसानों का भुगतान उनके खातों में प्राप्त हो जाए। इसी के साथ में स्वास्थ्य का क्षेत्र जिसमें मध्य प्रदेश ने बड़ी छलांग लगाई है। इस वर्ष जो आंकड़े आए हैं नेशनल हेल्थ के सर्वे के उनमें जो मध्य प्रदेश में मात्र मृत्यु दर MMR 173 से घटकर 142 हुई है। यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 173 से 10,000 के ऊपर 173 मृत्यु होती है, वह 142 हुई है। और IMR शिशु मृत्यु दर वह 41 से घटकर 37 हुई है। ये जो 2 सूचकांक है यह विकास के सूचकांक के सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहते हैं। इनके माध्यम से ही प्रदेश की या देश की जो क्रेडिट रेटिंग या जो रेटिंग की जाती है इन्हीं के माध्यम से की जाती है। और उसी में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश 5 राज्यों के अंदर सिर्फ 5 राज्यों में भी आ चुका है। और सिकल सेल में जिसके ऊपर लगातार हमारे राज्यपाल महोदय भी इस पर चिंतित रहते हैं और सिकल सेल के अंदर व्यापक स्क्रीनिंग और उपचार की सुविधाएं भी विकसित करी है। और आयुष्मान भारत योजना में 4.43 करोड़ कार्ड तैयार करके मध्य प्रदेश इस देश में प्रथम स्थिति के अंदर है। और PM श्री एम्बुलेंस एयर सेवा का अब उपयोग बढ़ने लगा है। धीरे धीरे कई जिलों के अंदर से इस तरीके के जो दुर्घटना के या जो तत्कालिक गंभीर बीमारी वाले हमारे जो निम्न श्रेणी के या आयुष्मान कार्ड के जो हमारे धारक हैं उनको हम लोग योजनाएं दे रहे हैं। और जो राहवीर योजना उसका भी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है जिसमें 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ये तो सामान्य विषय जो मुख्यमंत्री जी ने पिछले समय में जो मध्य प्रदेश के अंदर कोई उपलब्धियां हमारे सामने आई है इनके बारे में दिए थे। और इसी के साथ में उन्होंने 19 मार्च को गुड़ी पड़वा है और उसी दिन से विक्रमोत्सव भी प्रारंभ हो रहा है। गुड़ी पड़वा का त्यौहार बड़े अच्छे तरीके से मना है क्योंकि संस्कृति के मामले में मुख्यमंत्री जी का हमेशा से एक आग्रह भी रहता है और उन्होंने हमारी संस्कृति और इसकी विरासत के से विकास की जो एक दिशा दी है। तो उसी में गुड़ी पड़वा के पर्व को भी हर जगह के ऊपर बड़े अच्छे उत्साह के साथ में मनाने का निर्णय लिया है। तथा जो कैबिनेट के निर्णय हुए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है पेंशन योजना का। तो राज्य के कर्मचारियों के 2005 से जो नई पेंशन योजना लागू हुई थी उस योजना के बाद में विभिन्न सर्कुलर व अलग अलग परिपत्रों के माध्यम से अभी पेंशन का निर्धारण होता था। तो हमारे कर्मचारियों को कई चीज़ों में स्पष्टता नहीं रहती थी। अभी इस बार पूरा का पूरा एक नियम 2026 बना दिया गया है जिसमें न्यू पेंशन स्कीम पूरी लागू की गई है। और इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है पारिवारिक पेंशन। जो केंद्र सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन का प्रावधान जरूर था परंतु वह बहुत कम लोगों को मिल पाती है।
हमने मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें विशेष रूप से जो प्रावधान किया है वो प्रावधान है तलाकशुदा पुत्री। अभी तक पुत्रों को ही इसमें पेंशन प्राप्त होती थी, परंतु तलाकशुदा पुत्री का भी प्रावधान इसमें किया गया है, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि जो लड़कियां माता पिता पर आश्रित रहती है और जब तलाक हो जाए तो उनका जीवन यापन बड़ा मुश्किल होता है। तो मध्य प्रदेश में उसको भी पेंशन की पात्रता रहेगी। बाकी सारे नियम जो उनके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और जो केंद्र सरकार ने जो प्रावधान दिए थे उन सारे प्रावधानों को उनमें नियमों में समाहित करके एक नियम 2026 का इसमें अनुमोदन किया गया है। इसी के साथ में ओल्ड पेंशन स्कीम का भी और नई पेंशन स्कीम, दो स्कीमों का करा गया है। तथा आदिवासी क्षेत्रों में जो प्रधानमंत्री जी का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, धरती आबा कार्यक्रम के तहत जो हमारे सामने अविद्युतीकृत घरों की संख्या टोटल 63,000 चिन्हित की गई थी और वहाँ पर जो शासकीय संस्थान थे वो 650 थे। कुल 63,000 ऐसे संस्थान चिन्हित किए गए घर के साथ में, और उनमें उनकी जो टोटल 366 करोड़ रुपए की लागत है वो स्वीकृत की गई है। और जो ऑफ ग्रिड है उसमें ऊर्जा विकास निगम परंपरा इसमें सोलर प्लस बैटरी का लगा करके ऑफ ग्रिड, जहाँ पर साधन नहीं 2 लाख से ऊपर का खर्च आता है, उसमें ऑफ ग्रिड का करके और 97 करोड़ में 8,521 घरों के अंदर बिजली की व्यवस्था की जाएगी। इससे हम 100% लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में कामयाब होंगे। इसी के साथ में उच्च न्यायालय में कंप्यूटर ऑपरेटर और इनके अंदर जो कई हमारे समर्थ है उनमें 5 साल की वृद्धि की गई है। पहले 40 साल था, 45 साल किया गया है, क्योंकि जो ट्रेंड कंप्यूटर ऑपरेटर वो आईटी के बच्चे हैं उनको 5 साल की जो सेवा वृद्धि करने से उनके अनुभव को देखते हुए हाईकोर्ट में इसका लाभ मिलेगा। इसी के साथ कई योजनाओं की निरंतरता, जैसा आहार अनुदान योजना, एकीकृत छात्रावास योजना जनजाति कार्य विभाग के अंदर है, और सीएम राइज विद्यालय योजना, आवास सहायता योजना, जनजाति कार्य में छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति और विदेश अध्ययन की योजना, और महिला बाल विकास में मुख्यमंत्री कोविड 1.9 बाल सेवा योजना, इन सारी योजनाओं की निरंतरता की स्वीकृति भी इस कैबिनेट के अंदर दी गई है। तो यह कैबिनेट के जो महत्वपूर्ण पहलू थे मैंने आपके बीच में रखे हैं। अगली विधानसभा का सत्र है, उसमें 18 तारीख को बजट पेश किया जाएगा, और मुझे लगता है यह बजट अपने आप में एक बड़ा संतुलित और विकास उन्मुखी बजट होगा। तथा मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने जिस तरीके से हर क्षेत्र में जीडीपी के अंदर भी विकास हुआ है, औद्योगिकरण के अंदर विकास हुआ है, और करीब करीब 8 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रस्ताव हम जमीन पर उतार चुके हैं। तो यह जो सारी उपलब्धियां हैं, इन सारी उपलब्धियों के बारे में अब अगली बार आप लोगों के बीच में हम रहकर के चर्चा करेंगे। विधानसभा का सत्र भी अब 16 तारीख से प्रारंभ होने वाला है। तो मैं पुनः आपको गुड़ी पड़वा से हिंदू नव वर्ष के प्रारंभ की अगले शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कैबिनेट एग्रीकल्चर के 6 या 7 विभागों को मिलाकर के कैबिनेट, एक कृषि कैबिनेट का गठन है, उसको किया जाए। जो पैसे कम मिल रहे हैं इसमें कोई आप ठीक है।